बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड असफर एहसन साहब। उनसे आज बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत कब बनेगा, पॉलिसी शिफ्ट कब आएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद कब बहाल होगा, चाहे फिर वो आलमी सरमायाकार हो या मकामी सरमायाकार हो, उनको आसानी कब मिलेगी कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें और उस पर उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। असफर एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या उम्मीद थी, किस ख्वाहिश के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आप पर एतमाद किया, क्या टास्क आपको दिया था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जन्नत बनाने के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे? बेसिकली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे दी, और जब ये गुफ्तगू मेरी हुई तो उस पर उनकी ऑफ कोर्स यही एक्सपेक्टेशन थी कि एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को डेवलप करने में, इन्वेस्टर्स के लिए आउटरीच पे काम करने के लिए, इन्वेस्टर्स जो एग्जिस्टिंग है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है विद द कॉर्पोरेट सेक्टर इन पाकिस्तान एंड इन ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे दी। और जब मेरी गुफ्तगू उनसे हुई तो मेरा यही उनके साथ पहला मौक़िफ़ था कि मेरा जो शायद 80-90% फोकस होगा वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पे होगा, यानी जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा एक चंक है कि अगर आप उसको फैसिलिटेट कर देते हैं, वो अगर मोटिवेट हो जाते हैं, अगर उनको अपनी बिजनेस जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, जो उनके न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको अगर वो तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, खुद ब खुद वो FDI आपकी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपके लार्ज साइज़ कॉरपोरेशंस अच्छे बड़े लार्ज साइज़ के बिज़नेस करती हैं, जॉइंट वेंचर्स करती हैं, और उस पर अगर उनकी चीज़ें बहुत तरीके से चलनी शुरू हों, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफॉर्म्स के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से सपोर्ट मिल जाए, तो लोकल बिजनेसमैन या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में जो ऑलरेडी कारोबार कर रहा है, पैसे लगा चुका है, वो मोटिवेट होता है, तो उससे खुद ब खुद FDI अट्रैक्ट होती है। एक तो पहली बात ये थी। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं था कि हम FDI पे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, वो पैरेलल हमारा उस पर भी काम चल रहा है। तीसरा ये कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अपनी रीस्ट्रक्चरिंग, हमारे अपने कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, हमने अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। क्योंकि मेरा एज चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मानना ये है कि दुनिया में कोई भी कॉरपोरेशन हो, लार्ज साइज इदारा हो, वो विदाउट इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विदाउट एक गवर्नेंस सिस्टम के सस्टेन नहीं कर पाता। तो ये वो बेसिक्स हैं जिस पे हमने काम शुरू किया। एक तरफ हमने आउटरीच पे काम किया, एक तरफ हम FDI के ऊपर लगे हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारे जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल है और दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर से, उनको फ़ायदा हो सकता है, उस पे उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, ये मेरी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश भी है कि 2022 जब शुरू हुआ तो हमने इसको मोर इन्वेस्टमेंट्स और रिफॉर्म्स का साल डिक्लेयर किया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये मोमेंटम शुरू हो गया है। लास्ट 3 मंथ्स में जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का न्यू फेज़ है वो एक कस्टमर फैसिलिटेशन वाला बेसिकली एक मोड है, एक उसका फेस है, उसका एक एटीट्यूड है। असफर, सवाल भी मेरा यही है आपसे कि पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि आप ज़ाहिर है कि इससे पहले कॉरपोरेट पूरे वर्ल्ड को देखते रहे, वहाँ पर तो हर फर्द अपने टास्क को पूरा करने के लिए उतना ही बेचैन होता है कि जितना जो है वो उस टास्क को देने वाला होता है। लेकिन सरकार में हम देखते हैं कि फाइलें फंसी रहती हैं, दाखिले दफ्तर होती हैं, बहुत सुस्त रवि के साथ चीज़ें चलती हैं। आप कह भी रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो रिफॉर्म्स के अंदर कौन सी 2-3-4 चीज़ें आप लोगों ने जो है वो आइडेंटिफाई की कि जिनके ऊपर काम होना चाहिए? क्या स्पीड अप करने के ऊपर भी कोई काम है? क्योंकि ईज टू डूइंग बिजनेस तो पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ तो NTN लेने से लेके तो कारोबार करने तक जहां हुकूमत रुकावट कर सकती है, रुकावट करती है, और जितना लोग मुश्किल के अंदर शिकार होते हैं उसकी मतलब कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो अगर यही चीज़ें आसान हो जाए तो शायद लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ, कारोबार की तरफ आ जाएं। क्या आप लोगों की फाइंडिंग्स थी? देखिए, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आपने बात की वो बड़ा गलत परसेप्शन या गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। आज से कुछ साल पहले 144 नंबर पे हम थे जब वर्ल्ड बैंक अपनी रैंकिंग करता था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। उसमें पाकिस्तान ने बड़ा इम्प्रूव किया और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ताकि हम 88 नंबर पर आ रहे थे। फिर वो लास्ट ईयर से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो बंद हो गई। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा था तो उसकी बड़ी क्रेडिबल वो थी, और 88 तक हम आ रहे थे। तो इतनी बड़ी जंप हमने की, उसकी वजह इतनी बड़ी मेजर रिफॉर्म्स हुई बहुत सारी जगहों पे, जो बहुत सारी चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ टाइम लग रहा है और कुछ टाइम लगेगा, बट चीज़ें बड़ी कंस्ट्रक्टिव उसमें और राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग बंद हुई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने उन रिफॉर्म्स पे काम बंद कर दिया। हम उस रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। अब से कोई हफ्ते भर के बाद हम एक आसान कारोबार एक स्कीम शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली उसका पर्पस ये है कि 112 112
रिफॉर्म्स हमने डिफरेंट सेक्टर्स में की हैं लास्ट 1.5 ईयर में। मेरे आने से पहले से चल रही थी, मेरे आने के बाद वो और ज़्यादा एक्सपेडाइट हुई हैं, फास्ट पेस हुई हैं, और उसमें कुछ 60 के करीब मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटर्स, बहुत सारे इदारों के साथ मिलकर हमने किया। तो बहुत सारे सेक्टर्स को उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो रहा है और कुछ को होगा, और इसको हम इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं। और इसको प्राइम मिनिस्टर आसान कारोबार के नाम से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 1 साल सवा साल का टाइम और है जिसमें फर्दर रिफॉर्म्स जो रिमेनिंग है वो भी हो जाएंगी। तो हम एक सिंगल विंडो की तरफ आ रहे हैं और उसमें जो रिफॉर्म्स का काम है हो रहा है। जो आपने बात की फाइलें बड़ी स्लो मूव करती हैं, वो सिस्टम का एक मसला है और वो बिल्कुल मुझे पहले भी पता था। और अब मैं 3 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं अंदर से फर्स्ट हैंड चीज़ों को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल मसला होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैरेलल में बहुत अच्छी तरफ भी चल रही हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, रियलिस्टिक भी हूँ बट ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और मेरा मानना ये है कि चीज़ें ग्रेजुअली हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इस वक्त बहुत सारे सेक्टर्स में डायरेक्ट काम कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस साल कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो अच्छी हैं वो पाकिस्तान आएंगी, एफडीआई आएगी, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनके बहुत सारे, तो जाहिर है कि एक जायजा जरूर लिया होगा कि पहले जो कुछ होता रहा, कहाँ पर खराबियां थी, कहाँ पर प्रॉब्लम्स थे। 2, 4, 5 बड़े बड़े चैलेंजेस कौन से आपके सामने आए कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में रुकावट बन रहे थे या सरमायाकारी को सुस्त करने का सबब बन रहे थे, चाहे फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे फिर लोकल इन्वेस्टमेंट हो, कौन से चैलेंजेस सामने आए? पाकिस्तान में जो एक मसला हमारा है ना, जिस पे प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा फोकस कर रहे हैं, और मेरी भी प्राइम मिनिस्टर से जब भी बात होती है या जो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, तो हम यही बात करते हैं कि जो पॉलिसी का जो कंटिन्यूशन है ना वो बड़ी ज़रूरी है। हर 6 महीने में कोई पॉलिसी अगर तब्दील होगी, अगर हर साल की पॉलिसी तब्दील होगी, तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नीचे आता है और इन्वेस्टर घबराता है। तो हमें उस पर थोड़ा सा कंटिन्यूशन की ज़रूरत है। कुछ हमारे मसले हैं, IMF के इश्यूज़ भी हैं, FATF के हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है उस पर काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी ख्वाहिश यही है कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अभी IT सेक्टर पे हमने बड़ी मराद दी हैं, लास्ट वीक में ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं, और बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हम एक बहुत नेक्स्ट लेवल फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर को एक अच्छी मराद भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसके जहन में लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन यहाँ पे थोड़ा सा बनता है, जो अल्लाह का शुक्र है कि जब वॉर एंड टेरर हुई उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतरीन हालात हैं। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, तो वो 222 करोड़ की पॉपुलेशन है, 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें कुछ वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है, लेकिन एक परसेप्शन बाहर है। तो हमें आई थिंक कि पाकिस्तान के बारे में फर्दर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की इमेज मार्केटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में जो इंटरनेशनल पावर्स है ना वो अब इसी नैरेटिव पे चलती हैं। तो हमें एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, और जितने मैक्सिमम कोरोना की वजह से कोई 2 साल मामला स्लो डाउन रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसने फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया। हमारी बड़ी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ रहीं, अल्लाह का भी बड़ा करम रहा, सारा कंबाइन एक सिलसिला था। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आएंगे, आपने कहा कि पॉलिसीज जो है वो हम शॉर्ट टर्म बनाते हैं, 6 महीने, साल, हुकूमत, मतलब बड़ी जल्दी तब्दीली हो जाती है। और सरमायाकारी के लिए ज़ाहिर है कोई सरमायाकार भी इस उम्मीद पर तो पैसे नहीं लगाता कि 2 महीने बाद जो है वो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, उसके पैसे डूब जाएंगे या उसके पैसे डबल हो जाएंगे। ज़ाहिर लॉन्ग टर्म में लोग सोच के सरमायाकारी करते हैं। तो कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी या चार्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरह की भी किसी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि रिफॉर्म्स तो यही होगी, ठीक है, ईस्ट टू बिजनेस भी होगा, बाकी सी चीज़ें भी होंगी कि पाकिस्तान सरमायाकारी की एक जन्नत बन जाए या आसान हो जाए सरमायाकारी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के हवाले से भी कुछ काम करें, कोई चार्टर तैयार कर रहे हैं? देखिए, हम तो, मेरा जो तरीकाकार होता है, मैं तो बिलीव ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे करता हूँ। शॉर्ट टर्म पे तो आप कुछ चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको अवेल करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की सोच भी यही है। मेरी इस पर भी प्राइम मिनिस्टर से कई दफ़ा बात हुई कि एडहॉक पे चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जिधर हम समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ आती है, वहाँ पे क्विक फिक्स करें, शॉर्ट टर्म प्लान करें, मिड टर्म प्लान करें, बट एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है जिसके तहत काम होता है। मैं आपको एक बड़ी डाटा के तौर पर मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है, OICCI, जिसके 208 मल्टीनेशनल कंपनीज उसकी मेंबर हैं। इसमें यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जनरल इलेक्ट्रिक, टेलेनॉर, सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ये सारे उसके मेंबर्स हैं। कोई 45+ कंट्रीज़ की उनकी रिप्रेजेंटेशन है। हर 2 साल में एक वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सर्वे छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ।
यही सवाल आपका होगा कि तरजीह क्या होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टर को किस तरीके से हम जो है वो समझा सकेंगे, किस तरीके से हम उसको उम्मीद दिला सकेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। असफर एहसन साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। असफर साहब, कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में कि जहां गैप महसूस होता है, जहां ज़रूरत महसूस होती है, जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो फ़ायदा ज़्यादा महसूस होता है? पहले पाकिस्तानियों का बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं या फिर FDI करने वाले किन सेक्टर्स की तरफ आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, या आपको कहां पर लगता है कि लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना। इन्वेस्टर तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम है हर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो कोई भी सेक्टर हो सकता है। ऑफ कोर्स हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें हेल्थ केयर है, उसमें टूरिज्म है, उसमें एग्री है, उसमें टेक्नोलॉजी है। आजकल हम सेमीकंडक्टर्स पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे कुछ हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हैं और इस किस्म की आपका स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल्स पे है। इस वक्त कुछ इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसकी पॉलिसी जो है वो इंशाल्लाह ताला महीने भर में हम इस कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम उस पर काम कर रहे हैं। उस पर अराउंड $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला क्विक फिक्स होगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि जिन जिन सेक्टर से इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हों चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं विद द रेलेवेंट मिनिस्ट्री, विद द रेलेवेंट स्टेक होल्डर, विद द रेलेवेंट रेगुलेटर। और जो जहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए, तो बिकॉज कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में हैं, तो जहाँ कोई नेक्स्ट लेवल इंटरवेंशन चाहिए होती है हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो बहुत फास्ट होता है। इज़ ऑलवेज रिसेप्टिव फॉर फैसिलिटेशन। तो उनका यही होता है कि कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी सेक्टर से हो, उसको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। और वो पर्सनली फिर जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनको पर्सनली फॉलो अप करते हैं। ये मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि वो अपोजिंग व्यूज़ को भी उस पर बड़े रिसेप्टिव होते हैं। कि अगर आप उनकी अपोजिंग व्यू दे रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, वो उस पर रिसेप्टिव होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो हम ओवरऑल एज अ टीम एक बहुत अच्छी टीम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। चाइना से, नीदरलैंड से, सऊदी अरेबिया से, बहुत सारी और कंट्रीज से। हम समझते हैं कि 2022 में हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की डील फाइनलाइज होंगी। उसमें कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ मिड साइज डील्स होंगी। ग्रेजुअली एक मोमेंटम बन रहा है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट देखें ओवरनाइट चीज़ नहीं होती। आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें आप एक छोटा कारोबार भी करेंगे अगर पाकिस्तान में, अगर आप उसमें आपको कई महीने लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो जब आप बड़े साइज़ के बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एक मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है, एक प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। तो मैं जब से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आया हूँ मेरा फोकस यही रहा है कि हम जो क्विक फिक्स हैं उस पर तो फोकस करें, बट एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। एड हॉक पे ना हो कि आज कोई चीज़ आ गई तो सिक्सर पड़ गया। जब तक आप एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप फंडामेंटल्स को फिक्स नहीं करेंगे, जब तक आप रूट कॉज पे उस पर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। और जिस वक्त एक अच्छा एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट हो जाता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होता है, तो जो लोकल इन्वेस्टर होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो खुद बहुत मोटिवेट होता है। उसको कन्विंस करना आसान होता है, उसको फैसिलिटेट करना आसान होता है, उसके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन देनी आसान होती है। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस वक्त 24/7 इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा है। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, साथ में रियलिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस साल और आने वाले 3 से 5 सालों में पाकिस्तान में FDI जो है वो मल्टीप्लाई होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लाई होगी। तो इस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसको हम उस अंदाज में लेके चल रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप उसको मटीरियलाइज होते हुए देखेंगे। असफर साहब, मैंने जो आपको सेक्टर्स बताए उन सारे सेक्टर्स में इस वक्त FDI जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सब जगह ही जो इन्वेस्टर है उसको पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है, मईशत का मामला है, उस पर एतमाद है। आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर आ रही है इन्वेस्टमेंट। सर, ओवरसीज चैम्बर 207, 208 मल्टीनेशनल्स की चैम्बर है। उनका हर 2 साल का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सर्वे आता है वो सबसे क्रेडिबल होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। और अगले हफ्ते जो सर्वे लेकर आ रहे हैं उसमें लास्ट 2 ईयर्स का जो सर्वे है उस पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए आप देखेंगे कि बड़ी पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट है, वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट है और वो डेटा बेस्ड रिपोर्ट है, वो हवाई रिपोर्ट नहीं है। तो उस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, जो
जो आप फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान पे डिस्पाइट ऑल द रोड ब्लॉक्स, ऑल द बैरियर्स, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बहुत सारी मैं कंपनीज की एग्जांपल आपको दे सकता हूं जिनके कुछ इश्यूज भी हैं जिनको हम रिजॉल्व करते हैं, बस साथ साथ उनकी ग्रोथ चल रही है, वो बड़े अच्छे मुनाफा यहाँ से पाकिस्तान से कमा रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फर्दर जनरेट हो रही है। तो ये जो मोमेंटम की मैं बात करता हूँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। लेकिन जो गैर मुल्की सरमायादार है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म में एक बहुत सस्टेनेबल वो बिजनेस कर रहा है, और उसी को देखते हुए जो दूसरे नए बिजनेसमैन आ रहे हैं वो उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद सालों में, इस साल भी, मैं सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं करूंगा, मैं 2022 की बात करूंगा, 2023 की बात करूंगा, अगले 3, 4, 5 साल की बात करूंगा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बहुत बेहतर देखेंगे। आप पाकिस्तान में जो एफडीआई आती है उसको मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस पे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लेवल आउटरीच पे काम कर रहे हैं, हम दुनिया भर में इस वक्त आउटरीच पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को एंगेज कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यही वो सारे आपकी जो है बेसिकली टूल्स होते हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट को फर्दर अट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, सीपैक की पेशरफ्त क्या है? सीपैक के हवाले से एक तासुर यह है कि शायद मंसूबे सुस्त हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आना जो है वो उसमें कुछ तात्तुल पाया जाता है। आप अपने 3, 4, 5 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर क्या देखते हैं? सीपैक के मंसूबे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है? ये बड़ा गलत परसेप्शन है कि सीपैक जो स्लो चल रहा है, ये बड़ा गलत प्रोपेगेंडा है। आई थिंक इस किस्म के प्रोपेगेंडे को हमें थोड़ा सा काउंटर करना चाहिए, और उसको मीडिया को भी बड़ा इस पर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करना चाहिए। देखिए, जो सीपैक है वो एक लार्ज साइज प्रोजेक्ट है, और लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स जब होते हैं तो उसमें हर वक्त जो है ना वो गर्मा गर्मी नहीं होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, उसमें कभी प्रोग्रेस स्लो होती है, कभी चीज़ें बढ़ रही होती हैं खामोशी के साथ, फिर एकदम से इस पर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त। जो आप ये देखें कि 70 साल में पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी विजिट किया इमरान खान ने चाइना का, तो हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ से मैंने एज चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इसको साइन किया है, और चाइना से एनडीआरसी के चेयरमैन ने साइन किया है। एनडीआरसी का चेयरमैन चाइना के सिस्टम में इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप देखें इस काउंटर, और उसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की टीम ने, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने बड़ी एफर्ट्स की है। ये 2 साल की मेहनत के बाद हमने तैयार किया और अभी इसको हमने साइन किया है। लास्ट मंथ हमने पाकिस्तान चाइना इन्वेस्टमेंट बिजनेस फोरम का आगाज किया है, जिसमें दोनों साइड से 20-20 बड़े बिजनेस हाउसेस को हमने लिया है एज फाउंडिंग मेंबर्स। उसका सारा मकसद जो है वो चाइना और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स की जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशन को हमने सपोर्ट करना है। इसमें दोनों एम्बेसीज भी शामिल हैं। हमारी एम्बेसी जो चाइना में है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ एम्बेसडर मोइनुल हक, और जो चाइना एम्बेसी पाकिस्तान में अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ एम्बेसडर नोंग रोंग, ये दोनों हमारे साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप चाइना विजिट का, अगर आप उसकी पूरी समरी देखें, जो मिनट्स निकले हैं, दोनों के जॉइंट मिनट्स निकले हैं, उसमें इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। और ये वो चीज़ है जिससे इस बात की, ये एविडेंस है उस बात का कि चाइना और पाकिस्तान सीरियसली इस सीपैक के प्रोजेक्ट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बात बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2022 में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप चाइना से आते हुए देखेंगे, ये मटीरियलाइज हो जाएंगी। कुछ इन्वेस्टमेंट अगले साल होंगी, कुछ 2-3 साल भी होंगी। इन्वेस्टमेंट का जो सिलसिला है ना वो एक प्रोसेस होता है। तो सीपैक की जो प्रोग्रेस है उसमें अगर कोई स्लो डाउन था तो भी मैंने 3 महीने में ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर उसको पर्सनली लुक आफ्टर करते हैं। चाइना के इन्वेस्टर्स के साथ हम बैठते हैं, पीएम उसको चेयर करते हैं मीटिंग को, उनके मसलों को सॉल्व करते हैं, सीपैक रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। तो मोमेंटम अगर कहीं पर स्लो था भी तो वो दोबारा बढ़ गया है। बट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ कई साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो साल के 12 महीने गर्मा गर्मी नहीं होती। ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है एज नेशन। अगर हम असफर साहब एक आखिरी चीज़ और बता दीजिएगा कि अब रशिया गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आपको महसूस होता है कि अगर हम इस ब्लॉक की तरफ जाते हैं, चाइना, रशिया और इसके साथ साथ जो तमाम कंट्रीज़ हैं, तो उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे? क्योंकि यहाँ से रशिया हो गया, चाइना के साथ तो चले हमारा देरीना ताल्लुक है, लेकिन रशिया के साथ बड़े तवील अरसे के बाद कोई रिवाइवल हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर गया। इससे पहले बेशक जरदारी साहब गए थे, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी नज़र नहीं आई। तो अगर आप देखें कि रूस के दौरे के बाद फिर सऊदी अरब भी गए थे पीएम साहब, फिर चाइना भी आप लोग गए, तो ये 2-3 दौरों के नतीजे में जो एक नई खारजा पॉलिसी तरतीब पा रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी?
किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, हमारे डोर्स ओपन हैं और हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। और ये मैं आपको बात आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस साल और आने वाले 4-5 सालों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत बन सके। बहुत शुक्रिया असफर एहसन साहब आपके वक्त। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। हम देख रहे हैं कि आलमी हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एशिया की बहुत सारी बड़ी मार्केट्स मंदी का रुझान रहा। इस सारी सूरत के अंदर यूक्रेन ने तुर्की से दरख्वास्त की है कि उन तमाम रास्तों को बंद किया जाए जहां से रूस का कार्गो जाता है, बहरी रास्तों को बंद किया जाए। इस सूरत के अंदर पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। आलमी हालात को और मईशत को दोनों को साथ साथ देखते हैं, उसके हवाले से खासा तजर्बा भी रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है तमाम सूरत हाल के अंदर कि जहां पे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा हो, सोने की कीमत में इजाफा हो रहा हो, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर महंगाई से हटकर कुछ चीजों का जायजा लें? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए बड़ी एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन बन गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान में दो एस्पेक्ट से बड़ा खतरनाक इसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, मैं मुआशी तौर पे बताऊंगा। एक तो डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस, आपने क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख लिया कि $100 पे पहुंच गई हैं और खुदा न खास्ता अगर ये 1-2 दिन तक ये सिलसिला मजीद जारी रहता है तो मेरे ख्याल में $110-120 पर बैरल तक ये प्राइसेस पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से अच्छा खासा पाकिस्तान को इंपोर्ट बिल में जो है इजाफा देखने को मिल जाएगा। तो एक ये चैलेंज हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज जो फवाद में देख रहा हूँ वो है हमारे जो इंटरनेशनल शिप्स आ रहे हैं और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आ सकते हैं। आपने अभी यूक्रेन का भी सुना होगा, उन्होंने टर्की को भी ये कहा कि अपनी जो सी पोर्ट्स हैं उनको बंद करें इस तरह की। और अगर वो पोर्ट कोई बंद नहीं भी करता तो हमारे जो सी के बहुत सारे रास्ते हैं जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में आ रहे हैं, वहाँ पे आने वाले शिप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पोर्ट्स जो है वो बंद हो जाएंगी, तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है। और उसकी वजह से आप पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो हमारी ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। उस रॉ मटेरियल को, जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेस करके हम चीज़ें बना रहे होते हैं। तो हमारी जो ये प्रोडक्शन की लाइन है इसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है उसका सप्लाई चेन का रियल चैलेंज होगा कि किस हद तक वो अपनी सप्लाई चेन को एक्टिव रखते हैं। अल्टरनेटिव जो सप्लाई चेन, अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू वो किस हद तक जो अपनी खाम माल या अपने जो रॉ मटेरियल है उनको वो मंगवा पाते हैं। तो ये दूसरा बड़ा फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के करने के क्या काम है? जाहिर है कि आलमी इम्पैक्ट है, इस जंग को आप रोक नहीं सकते। जिस जंग को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं रोक सका, और भी बहुत सारे जो मामलात थे उस जंग को जो है वो टाल नहीं सके, रोक नहीं सके, आखिरकार जंग हो ही गई। तो पाकिस्तान हुकूमत क्या इकदाम ऐसे कर सकती है कि इस इम्पैक्ट को किसी तरह से जो है वो थोड़ा सा कम किया जा सके? देखिए पहली बात तो ये कि हमें अब पैनिक नहीं कर रहे। अब सूरत हाल हो गई है तो अब ये नहीं कि एकदम से सडन बाइंग डिसीजन देना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में कोविड की वजह से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाईज ढूंढ के रखे हुए हैं। तो अभी से नाउ दिस इज द टाइम कि आप अपनी जो आपने बैकअप प्लान किया हुआ था, जो बी प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करें। और स्पेशली जो रॉ मटेरियल की जो अमाउंट है उसको स्टोरेज करने का मेरे ख्याल में, जो अगर किसी ने 1 महीने के लिए स्टोर किया हुआ तो नंबर ऑफ जो पीरियड हमें उसको इंक्रीज करना हो, एक बात। सेकेंडली ये कि अल्टरनेटिव सोर्सेज, स्पेशली जो चाइना के थ्रू ये जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का का ये वाला सी का एरिया है, यहाँ से एक्सपेक्ट ये है कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स इतनी मुतासर नहीं होगी। तो इसके थ्रू मिडल जो एशिया पैसिफिक के इलाके, यहाँ से जो रॉ मटेरियल की सप्लाई आ सकती है, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके साथ एक और डिपेंडेंट कितने हैं इन दोनों ममालिक के ऊपर? कोई बहुत बड़ा ट्रेड तो मेरा ख्याल है हमारा यूक्रेन के साथ या रशिया के साथ नहीं होता, सिवाय इसके कि कोई 8-10 लाख टन गंदम मंगवाई थी केपी के गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता साल। तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है इन ममालिक के ऊपर, तो क्या इम्पैक्ट हम पे फिर भी आना है? देखिए हाँ, ये बिल्कुल आपने बड़ा दुरुस्त और बड़ा पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है कि हमारी उनसे डायरेक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इस जंग की वजह से खित्ते में जो आने वाले शिप्स हैं वो मुतासर होंगे। जो सी रूट से आने वाले जहाज हैं वो शदीद मुतासर हो सकते हैं, सी पोर्ट मुतासर हो सकते हैं, और जो हमारी जो एक्सपोर्ट की मार्केट्स हैं, स्पेशली यूरोप की मार्केट्स, वो मुतासर हो सकती हैं। उसके मुतासर होने की 2 बड़ी वजूहत हैं।
एक वजह तो ये कि जाहिर है कि यूरोप उसमें इन्वॉल्व होगा, उनकी इकोनॉमी उससे हिट हो सकती है। दूसरा ये कि अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया, इसके टाइमिंग नेचुरली बड़े गलत हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं होना चाहता, लेकिन इसके बावजूद जो आपने देखा होगा कि दौरे के दौरान ही ये जो सिचुएशन में गड़बड़ हो गई है, तो इस वक्त इस वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज मैंने इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा कि वहाँ पे भी पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा वो कंट्रोवर्सीज डिस्कस की जा रही हैं। तो ये जो ऑफ शूट्स आएंगे, डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होने के बावजूद भी ये हमारे जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसको मुतासिर कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो कॉमर्स के जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, मेरे ख्याल में उनका एक रियल इम्तिहान है कि वो इसको देखें कि किस तरह से प्लान कर सकते हैं, अल्टरनेटिव रूट्स ऑफ सप्लाई क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव मार्केट्स क्या हो सकती हैं जहाँ पे हम सेफली अपने रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर सकते हैं जहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी स्टॉक मार्केट उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि टोक्यो की स्टॉक मार्केट और इसके अलावा जो एशियाई मंडियां हैं वहां पर एक इम्पैक्ट आया है, उसमें एक डिक्लाइन आया है, मंदी आई है। क्या पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर? जी बिल्कुल, नेचुरली इसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए, आप आजकल के हालात में इसको दो मुल्कों की जंग नहीं कहें, ये हो सकता है कि पॉसिबली ये दो ब्लॉक्स की जंग है, जो कि बड़ा क्लियर नजर भी आ रहा है। तो ये सिर्फ आप ये रशिया और यूक्रेन का मामला नहीं है, इसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्क एक दोनों साइडों पे हो जाएंगे। कुछ एक तरफ रशिया की साइड पे होंगे, कुछ वेस्ट और अमेरिका दूसरी साइड पे होंगे। तो इस सूरत में पूरी दुनिया इस जंग से मुतासिर हो सकती है और मेरा ख्याल है कि हमें ये दुआ भी करनी चाहिए, जो इंटरनेशनल जितने भी मुल्क हैं जो कि इंटरनेशनल पावर्स हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, उनकी भरपूर ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरीके से इसको रोक के और इसका पुरअमन हल निकाला जाए, वरना खुदा न खास्ता ये इस बड़े पैमाने पर जंग हो सकती है कि पूरी दुनिया इसमें लपेट में आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान महसूस ही हो रहा है कि चाइना और उसके साथ साथ जो है वो रशिया के करीब जा रहा है और यूएस से थोड़ा सा दूर जा रहा है। जाहिर है खारजा पॉलिसी डिस्कस करने हम यहाँ नहीं बैठे, लेकिन अगर ये सारी सूरत हाल बनती है तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इस ब्लॉक के साथ जाने के अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? देखिए, एक तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हमारी किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी उसकी मौशी पॉलिसी के साथ बिल्कुल मुंसलिक होती है। तो पाकिस्तान ने वैसे बड़ा क्लियरली ये बता दिया है कि वो किसी एक पावर या ब्लॉक के साथ नहीं है, और खुदा न खास्ता से अगर ऐसा परसीव किया जाता है कि पाकिस्तान रशिया के साथ है, जो कि इनफैक्ट नहीं है, तो इन टर्म ऑफ ये जो जंग के मामला हो रहे हैं, तो अगर ऐसा परसीव होता है तो हमारे जो मेजर एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, जो मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन हैं, वो यूरोप है, वो अमेरिका है। अमेरिका जो टॉप 4 एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है उसमें आता है। तो यूरोप की मंडियां जो है वो हमारे मेजर एक्सपोर्टिंग हब्स हैं। तो फिर हमारी एक्सपोर्ट शदीद मुतासिर हो सकती है, और डेफिनेटली जब आपकी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्टर्ब होगा, आपका जो बैरूनी अदायगियों का तवाज़न है वो डिस्टर्ब होगा, तो आपके मुल्क का जो सारा मुआशी ढांचा है वो शदीद मुतासिर हो जाएगा। तो इस हवाले से हमें ये तासुर गवर्नमेंट को भी ये कोशिश करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में मीडिया पर भी हम यही तासुर देंगे, इंटरनेशनल जो भी लोग देख रहे हैं, कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्टी विद एनीबडी, वी आर इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान इज विद पीस। और हमारी डेफिनेटली हमारी खारजा पॉलिसी की भी यही कोशिश है कि हुकूमत की भी कि ये किसी तरीके से ये मामला जो है ना वो हल हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको लगता है कि जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके नतीजे में मुल्क में अब तेल की कीमतों में इजाफे की तरफ हम जाएंगे और एक महंगाई का एक और तूफान आएगा? मुख्तसर से इसका क्या रिस्पॉन्स है? हमारी अभी सूरत हाल है, इसमें भी अच्छा खासा 13-14% की इन्फ्लेशन है, तो ये कि खुदा न खास्ता से 15-16-17% पे इन्फ्लेशन चला ना जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत को जाहिर है कि इकदाम करने होंगे, बर वक्त इकदाम लेने होंगे, ताकि महंगाई के इस तूफान को किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं रोका जा सके। आज के प्रोग्राम से इतने ही, अगले प्रोग्राम तक